हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज करेंगे चैप्टर 8 पार्ट 2 ऑफ हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज रिटन बाय एसी बॉग। आपका सिलेबस बहुत वास्ट है। आई थिंक ऑल ऑफ यू नो दैट थिंग। और सिर्फ यही तो है नहीं, लिटरेचर तो है नहीं, और भी पार्ट्स हैं आपकी इस एग्ज़ाम के लिए। तो अच्छे से प्रिपरेशन करिए, जितनी थॉरो हो सकती है उतनी प्रिपरेशन करिए। प्रिपरेशन को इन प्लेलिस्ट्स के थ्रू फाइन ट्यून करने की कोशिश करिए। टेलीग्राम चैनल है एक मेरा, जिस पर आप लोग एमसीक्यू की प्रैक्टिस कर सकते हैं। आई हैव गिवन द लिंक इन डिस्क्रिप्शन। तो ये सब कुछ करते रहिए और अपने जितने खुद के एफर्ट्स करना चाहते हैं वो भी करिए। जितना आप कर सकते हैं करिए, बिकॉज जब आप किसी पोजीशन के लिए एग्जाम देते हैं तो दैट इज डू और डाई काइंड ऑफ सिचुएशन। तो यहाँ पर आपको डू को ही चूज करना है, डाई को चूज करने का कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। और डू को चूज करने के लिए तो आपको बहुत 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 हार्डवर्क करना ही पड़ेगा। लास्ट वीडियो को हमने एंड किया था कॉम्प्रोमाइज ऑफ इंकॉन टर्म्स के साथ, और हम बात कर रहे थे पिटनम के बारे में। पिटनम जिन्होंने वार्निंग भी इशू की थी अगेंस्ट इंकॉन टर्म्स, लेकिन उन्होंने खुद ही एडमिट किया था कि उन्होंने भी इंकॉन टर्म्स का इस्तेमाल किया है। आज हम जो पहली बात करने वाले हैं वो है परमानेंट एडिशंस की, अबाउट इंकॉन टर्म्स इटसेल्फ। विल्सन के बारे में आपने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा है। अगर नहीं पढ़ा है तो पहले प्रीवियस वीडियो को देखिए, तब आप इस चैप्टर को समझ पाएंगे। From the exaggeration of the critique like Wilson, one might get the impression that much of the effort to introduce new words into the language was obscure and ill-advised. अगर हम विल्सन के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं, जान लेते हैं, तो ऐसा लगता है कि लैंग्वेज में जो इतने सारे नए नए वर्ड्स यूज किए जा रहे थे ज़्यादा यूजफुल नहीं थे। Though purists might object, the word encyclopedia filled a need in English and it has lived on. आज भी हम इस word को जानते हैं. The words that were introduced at the time were often basic words, noun, adjective, verb. Among nouns, we may note as random examples allurement, illusion, anachronism, atmosphere, autograph. इस तरीके के बहुत से words थे जो तब इंट्रोड्यूस किए गए एज इंकॉन टर्म्स, और आज भी इस्तेमाल किया जाता है इन वर्ड्स को। कुछ वर्ड्स ऐसे थे जिन्होंने अपना मीनिंग इंटैक्ट रखा, और कुछ वर्ड्स ऐसे थे जिनका मीनिंग टाइम के साथ साथ बदलता चला गया। Some words in entering the language retained their original form, others underwent change, जैसे कि climax, appendix, epitome, exterior, delirium, excess still have their own Latin form, and many English verbs borrowed from Latin at this time end in ate, create, consolidate, eradicate. तो बहुत सारे वर्ड्स थे जो लैटिन लैंग्वेजेस से अडॉप्ट किए जा रहे थे। कुछ वर्ड्स ऐसे थे जिन्होंने अपनी ओरिजिनल मीनिंग को बरकरार रखा था, और कुछ वर्ड्स ऐसे थे जिन्होंने इंट्रोड्यूस होने के साथ साथ ही नया मीनिंग अडॉप्ट कर लिया था। Sometimes the same word has been borrowed more than once in the course of time. The Latin word, for example, episcopus and discus, appear in Old English as bishop and dish respectively, and were again borrowed later to make our word episcopal and disc. तो अब episcopus से episcopal word बन गया और discus word से disc word बन गया धीरे धीरे। In the same way, chaos and malignity were apparently reintroduced in 16th century. बीच में इनका इस्तेमाल बंद हो गया था. The word fastidious is found once in 1440 with the significance proud, scornful. Fastidious का ये मतलब हुआ करता था. But this is less important than the fact that both More and Eliot use it a century later in its more usual Latin sense of distasteful and disgusting. फेस्टिडियस, जिसका मतलब पहले प्राउड या स्कॉर्नफुल हुआ करता था, उसका मतलब अब बदल कर डिस्टेस्टफुल और डिस्गस्टिंग हो गया। कुछ वर्ड्स ऐसे थे जो धीरे 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 रिजेक्ट होते चले गए। Among the many new words that were introduced into English at this time, there were a goodly number that we have not permanently retained. Some are found, used a few little time and then forgotten. Uncounselable, for example, was very common in 17th century, but after that practically disappeared.
आज भी हम इस वर्ड को यूज नहीं करते। सम ऑफ द न्यू वर्ड्स वर apparently too learned and smelled too much of the lamp, and one of that is anakephalize, a Greek word meaning to sum up. sum up के लिए हम आज क्या वर्ड यूज करते हैं? recapitulate, ये वर्ड हम यूज करते हैं। राइट या समराइज करना बोल देते हैं, लेकिन इस वर्ड का इस्तेमाल अब नहीं किया जाता है। शेक्सपियर के बारे में भी बात करते हैं। इन शेक्सपियर्स डे नो वन कुड हैव टोल्ड वेदर वी शुड से इफेक्चुअल, इफेक्चुअस, इफेक्टफुल, इफेक्चुएटिंग और इफेक्टिव। Two of these five options have survived, effective and effectual, लेकिन बाकी फॉर्म्स आज की डेट में एग्जिस्ट नहीं करती। अब जानते हैं फ्रेंच रीइंफोर्समेंट के बारे में। Many verbs like confiscate, congratulate, exonerate are formed from Latin participle। सबके लास्ट में आप देखिए at ही लगा है, ये लैटिन पार्टिसिपल है। And not from the French, जहाँ पर er को ज्यादा यूज किया जाता था। Which are derived from informative confiscare। किक्सटन, विलियम किक्सटन आपको याद होंगे, कौन से ईयर में प्रिंटिंग प्रेस इंस्टॉल किया था? याद करिए, सोचिए उसके बारे में। हैज द फॉर्म कॉन्फिस्क। किक्सटन ने सिर्फ बेसिक फॉर्म कॉन्फिस्क को यूज किया, विच इज फ्रॉम फ्रेंच बट द वर्ड डिड नॉट सर्वाइव इन दिस शेप। कॉन्फिस्केट, कॉन्ग्रेचुलेट, एक्सोनरेट, ये वर्ड्स हम ज्यादा यूज करते हैं और इनका बेसिक फॉर्म सिर्फ कॉन्फिस्क हम यूज नहीं करते। In the same way, instruct and subtract show their Latin ancestry। Instructors, subtractors, ये वर्ड्स तो हम बहुत यूज करते हैं, मैथ्स में ही यूज करते हैं, दोनों ही वर्ड्स को ही इंस्ट्रक्ट, इंस्ट्रक्शंस देते हुए और सब्ट्रैक्ट करते हुए। Since the French instruire and subtract would have become in English instruy like destroy। तो इन वर्ड्स का जब कन्वर्जन हुआ तो डिस्ट्रॉय लाइक वर्ड्स बन गए, लेकिन इंस्ट्रक्ट और सब्ट्रैक्ट का जब कन्वर्जन हुआ तो लैटिन लैंग्वेज के थ्रू जो हम आज यूज करते हैं, दे आर द मेन वर्ड्स लाइक इंस्ट्रक्ट एंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इंस्ट्रक्टर्स एंड सब्ट्रैक्टर्स। The English vocab at the same time shows words adopted from more than 50 languages। हम मेजरली बात करते हैं फ्रेंच और लैटिन की, लेकिन ऐसा नहीं है, और भी कई लोकल लैंग्वेजेस रही होंगी फ्रेंच, लैटिन, ग्रीक के अलावा, जिनमें इटालियन, स्पेनिश, इंग्लिश, ये सब लैंग्वेजेस रही हुई। इंग्लिश स्पोकन इन फ्रांस एंड कंजम्पशन ऑफ फ्रेंच बुक्स बेसिकली, बहुत सारे वर्ड्स बहुत सारी और लैंग्वेजेस से भी आए, जैसे कि एलॉय, एम्ब्यूस्केट, बेलिस्टर, बिगॉट, बिजा, बम्बास, चॉकलेट, जो कि काफ़ी प्यारी है हमें आजकल, कॉमरेड, डिटेल, ड्यूअल, एंट्रेंस, equip, equipage, essay, explore and many more you can see here, even something which created a chaos in India few days back, tomato। अब देखते हैं कि लैंग्वेज में नए नए वर्ड्स इंट्रोड्यूस कैसे हुए, और ग्रेटेस्ट मीडियम है राइटिंग का। राइटिंग के थ्रू एक्चुअली मासेस तक बहुत ही जल्दी कोई भी कंसेप्ट, कोई भी व्यू पॉइंट, कोई भी आइडिया, कोई भी वोकैब्युलरी पहुंच जाती है। शुरुआत में ऐसा नहीं था, जब राइटिंग्स बहुत पॉपुलर नहीं थी तब लैंग्वेज इतनी ज़्यादा लोगों तक प्रिवेल नहीं हुआ करती थी, लेकिन जैसे जैसे चर्चमैन और स्कॉलर्स ने लिखना शुरू किया तो राइटिंग एंड न्यू वर्ड्स, न्यू वोकैब्युलरी स्टार्टेड रीचिंग कॉमन पीपल। It is impossible, of course, to say who was responsible for the introduction of each particular word। हर वर्ड के साथ तो हम किसी राइटर को एसोसिएट कर नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं, जैसे कि शेक्सपियर है, शेक्सपियर के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने असैसिनेट वर्ड इंट्रोड्यूस किया था। उसी तरीके से और राइटर्स भी हैं, सर थॉमस एलियट, जिसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो, और ज़रूर देखिए, और सभी वीडियोस को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में देखिए, तब आपको ये हिस्ट्री बहुत अच्छे से समझ में आएगी। Thomas Eliot, conscious of the innovations and sometimes pausing to remark upon them, another writer who introduced a large number of new words was Eliot's older contemporary, Sir Thomas More। To More we owe the new words absurdity, acceptance, anticipate, combustible and compatible। Compatible word कितना ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं हम, but we never knew कि it is given to us by Thomas More। अब बात करेंगे गैब्रियल हार्वे के बारे में, जो कि एक पॉपुलर इंग्लिश राइटर तो थे ही, उससे ज़्यादा पॉपुलर थे थॉमस नैश के साथ अपनी फिक्शन के लिए। उनकी रेपुटेशन पर काफ़ी इफेक्ट हुआ था व्हेन ही हैड अ क्वेरल विद थॉमस नैश। बात करते हैं इनके बारे में, गैब्रियल हार्वे ने क्या रिमार्क किया। इन इंग्लैंड, ये इंग्लैंड की ही ओल्ड स्पेलिंग है,
Nothing is reputed so contemptible and so basil and belial accounted of as whatsoever is taken for English, whether it be handsome fashions in apparel or seemingly in honorable in behavior or choice words and phrases in speech or any notable thing else that savoreth of our own country and is not either merely or mixedly outlandish. सो ही इज ट्राइंग टू से कि इंग्लैंड में ही बहुत कुछ है, एनरिचमेंट ऑफ नेटिव फ्रॉम नेटिव सोर्सेज की बात करें कि इंग्लैंड में बहुत कुछ है जिसने हमें ग्लोरीफाई किया है, चाहे हम अपने फैशन की बात करें, अपने बिहेवियर की बात करें या अपनी स्पीच की बात करें, हमारी कंट्री में ही बहुत कुछ है जिसको मिक्स एंड मर्ज करके हमारी लैंग्वेज में धीरे धीरे चेंजेस आ रहे हैं. Among poets who consciously made use of old words to enlarge the poetic vocabulary, the most important was Spenser. Spenser भी बहुत ही important poet रहे हैं, although there were also others such as Thomas Trent, the translator of Horace, whose influence on Spenser has not been fully appreciated, and to a lesser degree Milton. काफ़ी ऐसे राइटर्स हैं जिन्होंने नेटिव सोर्सेज से ही एनरिचमेंट ली है. These poetical innovations were of several kinds. Some were old words revived, like astound, blameful, displeasance, enrude, doom, forby, empite, nathless, nathmore, mickle, ville. Others were new such as eskew, filch, flout, freak. तो बहुत सारे इंग्लैंड के ही बेसिक नेटिव राइटर्स रहे हैं जिन्होंने नए नए वर्ड्स को भी इंट्रोड्यूस किया और पुराने वर्ड्स को रिवाइव किया. नए वर्ड्स को इंट्रोड्यूस या इंटरप्रेट करने का मेथड भी देखते हैं. इन मेनी केसेस द कंटेक्स्ट और द रीडर्स नॉलेज ऑफ लैटिन वाज एक्सपेक्टेड टू मेक द मीनिंग क्लियर. लैटिन को तो बिल्कुल वर्शिपेबल लैंग्वेज माना जाता था, ये मैं आपसे पहले भी बहुत बार कह चुकी हूँ, बट द इंटरप्रिटेशन वाज नॉट लेफ्ट इंटायरली टू चांस. एक्सप्लेनेशंस वर समटाइम्स एडेड पेरेंथेटिकली. कई बार ऐसा हुआ करता था कि कोई नया वर्ड इंट्रोड्यूस किया जा रहा है और उसके साथ में उसकी एक्सप्लेनेशन भी है. When Eliot uses the word circumspection, he adds which signifieth as mock as beholding on every part. Circumspection वर्ड को देखते ही ऐसा लगता है कि आसपास की अच्छे से इंस्पेक्शन कर ली गई है. दैट वर्ड इज circumspection और उसी तरीके की डेफिनेशन दी है एलियट ने. अगेन एलियट सेज industry hath not been so long time used in English tongue. It is a quiet proceeding of wit and experience by which the man perceives quickly, invested freshly and counsel speedily. तो एलियट कहते हैं बेसिकली कि इंग्लैंड में बहुत ज़्यादा टाइम से तो इंग्लिश टंग यूज़ नहीं की जा रही है, लेकिन अपने विट और एक्सपीरियंस के थ्रू ये प्रोसेस धीरे धीरे सोसाइटी में प्रिवेल कर रहा है. पीपल आर लर्निंग टू स्पीक and spread English language. अब थोड़ी बात करेंगे डिक्शनरीज के बारे में. डिक्शनरीज काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए. As early as 1582, Mulcaster had written, "It were a thing very praiseworthy in my opinion, and no less profitable than praiseworthy if someone well learned and as laborious a man would gather all words which we use in our English tongue." तो उन्होंने कहा कि कितना अच्छा होगा अगर कोई इंसान इतना हार्डवर्क करे कि सारे इंग्लिश वर्ड्स को कंपाइल कर दे जो भी बोले जाते हैं, वेदर नेचुरल और इनकॉर्पोरेट out of all professions as well learned as not into one dictionary, and besides the right writing which is incident to the alphabet would open unto us therein both their natural force and their proper use. किस वर्ड को किस तरीके से इस्तेमाल करना है, अगर डिक्शनरी आ जाए तो कितना अच्छा होगा. तो ये कोट किसने दिया था? दैट कैन बी इक्वेशन रिचर्ड मल्सेस्टर, जिनको कि फाउंडर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज लेक्सिकोग्राफी माना जाता है और वो बहुत ही पॉपुलर एंग्लिकन प्रीस्ट भी थे. अब लगभग 150 साल बाद, किस बात के 150 साल बाद, जबकि मल्सेस्टर ने प्रपोज किया कि कोई डिक्शनरी होनी चाहिए. When Nathaniel Bailey published his Universal Etymological English Dictionary 1721, that anyone attempted to list all the words in the language. तो 150 साल बाद नेथेनियल बेली ने अटेम्प्ट किया इन 1721 to include many possible words into English dictionary.
डिक्शनरीज की जब बात की जाती है तो सबसे इम्पॉर्टेंट नाम जो सामने आता है दैट इज 1755 वर्क ऑफ सैमुअल जॉनसन। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि सैमुअल जॉनसन की डिक्शनरी कब पब्लिश हुई थी या फिर 1755 में डिक्शनरी किसने पब्लिश की थी। लेकिन डिक्शनरी का इतिहास थोड़ा सा पुराना है जो कि उतना पॉपुलर नहीं है जितनी सैमुअल जॉनसन की डिक्शनरी रही है अनफॉर्चुनेटली। और डिक्शनरीज की भी बात करते हैं। रॉबर्ट कॉड्री टेबल अल्फाबेटिकल ऑफ हार्ड वर्ड 1604 एक्सप्लेनिंग अराउंड 3000 टर्म्स। 1616 जॉन बुलॉकर्स इंग्लिश एक्सपोजिटर। 1623 इंग्लिश डिक्शनरी ऑफ हेनरी कॉकरम। ब्लाउंस ग्लॉसग्राफिया 1656 एडवर्ड फिलिप्स न्यू वर्ड्स ऑफ वर्ड्स 1658 और बहुत सारी और कंपाइलेशंस भी चलती ही रही। टॉपिक नंबर 171 हम पिक करेंगे नेक्स्ट वीडियो में दैट इज नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ मोमेंट। लेकिन आप सभी लोग पढ़ते रहिए और नोट मेकिंग अपनी अच्छे से करिए, तभी आपकी प्रिपरेशन इतनी अच्छी होगी कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आई नो आप लोग बहुत अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं। प्रिपरेशन को थोड़ा सा और फाइन ट्यून करिए ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके, जहाँ पर कि आपको रेगुलरली एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करवाई जा रही है। तो ये चैनल ज्वाइन करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। प्लेलिस्ट के बारे में भी आप लोग जानते हैं, पोइट्री, शॉर्ट स्टोरी, प्ले, नॉवेल, एसे, हिस्ट्री, इन सभी टॉपिक्स की प्लेलिस्ट हैं। ये सभी टॉपिक्स देखिए, रिलेटेड एमसीक्यूज भी दिए गए हैं और बाद में डिटेल्ड लेवल पर एमसीक्यू की प्रैक्टिस भी करवाई जाएगी, लेकिन वो तभी बेनिफिशियल होगा जबकि आप ये पूरी प्लेलिस्ट्स देख चुके हों। चैप्टर 8 को ही कंटिन्यू रखेंगे। नेक्स्ट पार्ट में टॉपिक नंबर 171 से शुरुआत करेंगे, दैट विल बी द पार्ट 3 ऑफ चैप्टर 8।